हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में ग्रेड 9 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का पार्ट 3 करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में ये डिस्कस किया था अभी इलेक्शंस क्या होते हैं, इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, जो इंडिया में हमारे फॉलो किया जाता है, which type of rules and regulations are followed, protocols, ideal code of conduct, और थोड़ा बहुत हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा था। आज जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है वो टॉपिक डिस्कस करना है कि इंडिया में जो इलेक्शन दी गई है, ठीक है, हो रही है, जिस तरह होती है, क्या वो सिस्टम है जो इलेक्शन का, क्या इंडियन इलेक्शंस को ट्रूली डेमोक्रेटिक बनाता है। मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था नॉर्थ कोरिया के इलेक्शन सिस्टम का या चाइना के इलेक्शन सिस्टम का किया था थोड़ा सा डिस्कस, कि नॉर्थ कोरिया में 100% वोटिंग होती है। ठीक है, और जो नॉर्थ कोरिया का हेड है, सुप्रीम कमांडर है किम जोंग उन, वो 100% उसे वोट मिली है। अब आपको क्लियरली इस चीज का आइडिया मिल रहा होगा कि उसे 100% वोट कैसे पड़ गई, 100%। ठीक है, 100% वोट कैसे पड़ गई और क्या वो डेमोक्रेटिक, ट्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है। ये बात रही उनकी। हमारा जो टॉपिक है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंडियन इलेक्शन सिस्टम को ट्रूली डेमोक्रेटिक बनाती है। इन दिस वे इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है, जो है इंस्टीट्यूशनल सेटअप है जो हमारा इलेक्शन सिस्टम का, वो ट्रूली डेमोक्रेटिक है और उसके जो फीचर्स हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा न्यूज़पेपर और टीवी की बात कर लें। इलेक्शन के बारे में जो चीजें रिपोर्ट होती है, ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं अनफेयर मीन्स यूज्ड, रिपोर्टेड। ठीक है, तो इलेक्शन में कौन कौन से अनफेयर मीन्स यूज होते हैं, यूज नहीं बोल सकते, रिपोर्ट होती है। पर अगर रिपोर्ट होती है तो कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होगा। पर एक चीज खास ये है कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, जिसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इलेक्शन प्रोसेस को पूरा करवाने की, वो हर एक चीज को विजिलेंट नजर से ऑब्जर्व करता है और उसमें रिफॉर्म भी करता है। ठीक है, मैं 2 इलेक्शन कमीशन का नाम आपको बताऊंगा, वो मेरे पर्सनली बड़े फेवरेट रहे हैं। हालांकि इंडिया में जितने भी इलेक्शन कमिश्नर है उनमें अपने ही किस्म की अच्छी सी क्वालिटी है, बट एज पर माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू वो अलग रहेगा, क्योंकि पर्सनल कोई तो होती है ना, किसी इलेक्शन कमीशन को पर्टिकुलरली पसंद करते हैं या नहीं करते, या नहीं तो उनकी तो बात ही नहीं है, किसको ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो हम पहले अनफेयर मीन की यूज करेंगे। इसमें हो सकता है फॉल्स या फेक नेम्स इन द वोटर लिस्ट। तो कई बार ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि जो वोटर लिस्ट है, जो इलेक्टोरल रोल है, उसमें जो नाम ऐड किए हुए हैं एक्चुअल में वो पर्सन वहां नहीं रहते। मान लीजिए एक व्यक्ति माइग्रेट हो गया इंडिया से किसी और कंट्री में, पर उसकी वोट नहीं कटी, उसकी वोट को डिलीट नहीं किया गया, तो उसमें हम बोलते हैं फेक नेम्स वोटर लिस्ट में अभी भी हैं। बट इलेक्शन में इसके लिए सफाई अपनी तरफ से देता हूं कि वोटर लिस्ट बार बार अपडेट होती है, हर किसी वोट की प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है कि ये वोट वैलिड है, मतलब कि वो पर्सन अभी वही रह रहा है कि नहीं रह रहा, उसी बेस पर इसे रिपोर्ट किया जाता है और ये इसकी गुंजाइश बहुत कम है। पर जो टीवी या न्यूज़पेपर पर जो रिपोर्ट होती है चीज, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूं। दूसरा अनफेयर मीन हो सकता है मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी and
कई बार इस तरह का भी रिपोर्ट होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी अभी पावर में है वो गवर्नमेंट मशीनरी को, चाहे वो व्हीकल्स हो या अथॉरिटीज हो या मंच हो, मंच का मतलब मैं समझाता हूँ, मान लो कि इलेक्शन होने वाली है, रूलिंग पार्टी की तरफ से फ्लैग होस्टिंग होनी है 26 जनवरी की या 15 अगस्त की, तब रूलिंग पार्टी वाला कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार उस मंच से नहीं कर सकता जहां से उसने फ्लैग होस्टिंग करनी है। ये एग्जांपल आई थिंक इनफ रहेगी। तो रिपोर्ट कई बार ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या गवर्नमेंट मशीनरी होती है, जैसे मंच भी जिसमें शामिल रहता है, तो इसको रूलिंग पार्टी अपने फेवर में यूज करने की कोशिश करती है। कई चीजें की रिपोर्ट इस तरह से भी आई है। बट टू बी वेरी फ्रैंक, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से आइडियल कोड ऑफ कंडक्ट बताया जाता है कि पार्टीज और द कैंडिडेट्स डूज और डोंट्स, यानी कि पार्टी जो कैंडिडेट ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते, उस चीज के लिए जो इलेक्शन कमीशन है प्रॉपर्ली विजिलेंट रहता है। इवन जब ही आइडियल कोड ऑफ कंडक्ट पावर में आ जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं दे वर्क अंडर द ऑर्डर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ना कि किसी सरकार के या पॉलिटिकल पार्टी के। एनीवे, जो चीज रिपोर्ट हुई है वो मैं डेफिनेटली बता रहा हूं। तीसरा, एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स। देखो, इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिसाइड होती है अमाउंट के एमएलए की इलेक्शन के लिए एक कैंडिडेट कितना खर्चा कर सकता है प्रचार के लिए, कैंपेन के लिए, और एमपी कितना कर सकता है। बट समटाइम्स द कैंडिडेट्स आर वेरी रिच और वो ज्यादा मनी यूज करते हैं फॉर द सेक ऑफ विनिंग, तो ये भी एक ड्रॉबैक लगा लीजिए या अनफेयर प्रैक्टिस लगा लीजिए। कई बार ऐसे ही होता है, ठीक है, forcing the voters or rigging of polling booths, ठीक है। तो ये चीज भी पॉसिबल रिपोर्ट की गई है, पॉसिबली रिपोर्ट की गई है कि कई बार वोटर्स को फोर्स किया जाता है कि आप इस पर्टिकुलर पार्टी को या कैंडिडेट को ही वोट करना, ठीक है। कई बार बूथ कैप्चरिंग वाली चीजें, इस तरह की घटनाएं काफी सामने आती हैं, पर फिर भी बहुत ज्यादा कम, ठीक है, हो सकता है उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है। तो कुल मिला के ये वाले में वो अनफेयर नहीं आपको बता रहा हूं, इसके बारे में रिपोर्ट की जाती है बाय मेन स्ट्रीम मीडिया और बाय द सोशल मीडिया, ठीक है। दीज आर द पॉइंट्स व्हिच आर द अनफेयर प्रैक्टिसेस जिसे रिपोर्ट किया जाता है। अब हम बात करेंगे जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, दैट इज व्हाट मेक्स इंडियन इलेक्शन अ ट्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शन। ये आज हमारा मेन पॉइंट है, ठीक है। इसके अंतर्गत 3 और पॉइंट बनेंगे एंड देन आफ्टर दिस चैप्टर विल बी एंड, ठीक है। हमारा जो मेन टॉपिक है what makes elections in India तो ऐसी कौन सी वो चीजें हैं, मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूं, ये हमारा मेन हेडिंग है और बाकी इसके अंदर सब पॉइंट्स आएंगे। तो इंडियन इलेक्शन में ऐसी कौन सी खास चीजें हैं जो ट्रूली इंडियन इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाते हैं। सबसे पहला जो रहेगा जो प्रीफिक्स्ड है, इंडिपेंडेंट
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी वाली बात, जो इंडियन इलेक्शंस को ट्रूली डेमोक्रेटिक बनाते हैं, ये ठीक है, जो इंडियन इलेक्शन को ट्रूली डेमोक्रेटिक बनाते हैं, दैट इज द इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब थोड़ा सा मैं रिकॉल करता हूं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के बारे में। दिस इज अ डिपार्टमेंट एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के की प्रोविजन है, उसके बारे में लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। दैट्स व्हाई वी कैन से द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी प्रोविजन है, इंडिया के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया, पर ये स्पेशल डिपार्टमेंट है जिसके बारे में लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। दैट्स व्हाई द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये इलेक्शन कमीशन को इतनी पावर दी गई है जिसके कारण ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा पाते हैं। फ्री का मतलब ऐसा नहीं कि फ्री में हो रहा है, फ्री हो रहा है, एक्चुअली फ्री इंडिपेंडेंटली करवा सकते हैं, इन्हें इतनी पावर्स दी गई है, ठीक है। इसके अंतर्गत पॉइंट लिख रहा हूं मैं। ए, it is an constitutional body institution, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो इलेक्शन का सारा प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, तो ये एक जो इसका जो हेड होता है वो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोला जाता है, एंड दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इंस्टीट्यूशन। दूसरा, इट इज हेडेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, हु इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने वाला जो अथॉरिटी है, दैट इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इन्हें अपॉइंट करने वाला वही होता है। नॉर्मली ये सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं। अब मैंने आपसे बात की थी कि आपको मैं अपने जो मनपसंद के जो वैसे जो करंट हमारे जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो भी बहुत ज़्यादा विजनरी है, ठीक है। बहुत उनकी रिपोर्टिंग इस तरह से आती है कि उनके जो न्यू एक्सरसाइजेस हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया, डूइंग वेरी वेल, ठीक है। अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ जो इलेक्शन कमीशन मेरी जिन्हें मैंने अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया बाय थ्रू मीडिया लगा लीजिए। तो एक तो थे टी.एन. शेषन, दूसरे थे जेम्स लिग्दो। टी.एन. शेषन वही इलेक्शन कमीशन थे जिन्होंने बहुत ज्यादा अपनी जो पावर्स जो दी गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, उन्होंने पहली बार उन पावर्स को यूज करते हुए पॉलिटिकल पार्टीज पर लगाम कसी ताकि वो किसी भी अनफेयर मीन को प्रैक्टिस ना कर पाए। टी.एन. शेषन तो नॉर्मली एक प्रोवर्ब उनके लिए रख दिया गया था, ताबड़तोड़, इस तरह का शब्द रखा गया था, क्योंकि वो डिसीजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेते थे और बहुत ज्यादा आउटस्पोकन थे पर्सन। दूसरे जो इलेक्शन कमिश्नर जो मैं बता रहा था जो मेरे फेवरेट रहे हैं, जेम्स लिग्दो। मिस्टर जेम्स लिग्दो बड़े साइलेंट थे, ठीक है।
कुछ ज्यादा बोलते नहीं थे, कुछ ज्यादा स्पीच उनकी लंबी नहीं होती थी, बट ही वॉज वेरी एक्सपर्ट एंड वेरी विजनरी इन हिज वर्क। तो उनके बारे में मीडिया में उनका नाम रख दिया गया था, प्रोवर्ब रख दिया गया था, जोर बिना शोर। तो मैं खैर आपने बता चुका हूं, मैं मेरे फेवरेट रहे हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स। अभी आपके लिए क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ, ये गूगल क्वेश्चन है कि करंटली कौन है हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनका नाम क्या है। ठीक है, ये आप गूगल से सर्च कर लीजिए और हो सके तो हमें रिप्लाई भी करिएगा। ठीक है, यहां पर हो गया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसे अपॉइंट करने वाला कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इससे जबरदस्त बात बताता हूं, वंस अपॉइंटेड, he, she is not answerable to either to president or to the गवर्नमेंट। जब व्यक्ति कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक बार अपॉइंट हो जाता है तब वो किसी को आंसरेबल नहीं रहता। ठीक है, हालांकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसे अपॉइंट किया है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इसे बोल नहीं सकता कि आपने ये काम करना है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसा बोल रहा है कि मैंने तेरे को अपॉइंट किया तो मेरा काम नहीं कर रहा। नो, एज पर द रूल, once the chief election commissioner of India is appointed by the president of India, ठीक है, afterwards he or she is not answerable to the government as well as to the president of India. In this way जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन जाती है। इसी में से बताता हूं, they are given judicial powers like judges of High Court या Supreme Court। ठीक है, तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को पर्टिकुलर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पसंद नहीं है तो वो पॉलिटिकल पार्टी चाहे रूलिंग पार्टी चाह के भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसकी सीट से रिमूव नहीं कर सकती। अभी आप छोटी क्लास में हो, 9th में हो, जैसे जैसे आप +1 में अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ एवरी हाई कोर्ट, उन्हें हटाना, उनकी सीट से रिमूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है एंड नियर टू एंड है, नियर टू इम्पॉसिबल है। इन दिस वे अगर इन्हें ये क्यों है, आप ये क्यों इतनी ज्यादा पावर देंगे, देखो यहाँ पे लिखा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, और जब एक बार अपॉइंट हो गया तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आंसरेबल नहीं है। अगली चीज, उन्हें जुडिशियल पावर्स दी गई है कि उन्हें कोई भी सरकार, ठीक है, उन्हें जो उनकी सीट से रिमूव नहीं कर सकती, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज द हार्डेस्ट फेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर ये सारी पावर्स एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ना दी जाए तो वो इंडिपेंडेंटली और इम्पार्शियल तरीके से काम नहीं कर पाएगा। कैसे नहीं कर पाएगा कि मान लो XYZ कोई पर्सन है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, अब उसके पास उसे रिमूव करने की अगर प्रक्रिया आसान हो तो वो बंदा सिर्फ इस चीज का ख्याल रखेगा
कि कहीं रूलिंग पार्टी मेरे को जॉब से रिमूव ना कर दे। ठीक है, अब जब इनके पास ये डर खत्म हो गया तब ही एक इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमिश्नर है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा सकेगा, दैट विल बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। ठीक है जी। नेक्स्ट रहा, और इनके पास अलग से पावर्स क्या है। ठीक है, इट इश्यूज आइडियल कोड ऑफ कंडक्ट, इसे हिंदी में आचार संहिता भी बोलते हैं। अचार खाने वाला नहीं, बिहेवियर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से पोलिंग की डेट अनाउंस होती है, इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है, तब वो उसके साथ आइडियल कोड ऑफ कंडक्ट भी इशू करते हैं। ये लिस्ट होती है पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो इलेक्शन में कैंडिडेट बने हैं, उन्होंने क्या करना है, क्या नहीं करना। और ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है हर एक कैंडिडेट को, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करना ही पड़ता है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि क्यों फॉलो करना पड़ता है, वो अगले पॉइंट में मैं लिख दूंगा। In case any candidate or political party violate the code of conduct इजी लिख रहा हूं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, ठीक है, कैन पुनिश और रिमूव द कैंडिडेट। ठीक है, अगर कोड ऑफ कंडक्ट को कोई वायलेट करता है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो कैंडिडेट है, तो इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर रहती है कि वो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट की कैंडिडेचर भी रिजेक्ट कर सकती है, एक और चीज कर सकती है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन ऑल्सो dismiss the winner candidate in case any wrong practice, unfair practice of unfair mean is found। ठीक है, अगर किसी कैंडिडेट के बारे में या किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में इलेक्शन कमीशन को कुछ प्रूफ मिल जाते हैं, तब इलेक्शन कमीशन जीते हुए कैंडिडेट को भी डिसमिस कर सकता है। ठीक है, एक और चीज है,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एब्रिविएशन में लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन ऑल्सो ऑर्डर टू रीपोल, तो दोबारा रीपोलिंग करवाने के ऑर्डर भी दे सकते हैं। इनके पास पूर्ण अथॉरिटी होती है और ये अपनी अथॉरिटीज को यूज भी कर रहे हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स work under इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जब भी इलेक्शन की डेट्स अनाउंस होती है तब सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो इनकी ड्यूटी कर रहे होते हैं, इलेक्शन ड्यूटी कर रहे होते हैं, दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऐसा भी होता है कि कई ऑफिसर्स को इलेक्शन कमीशन चेंज करके किसी और जगह पे पोस्टिंग कर देता है और कईयों को की पोस्टिंग रुकवा भी देता है। इनका किसी की ट्रांसफर हो रही है तो ट्रांसफर रुकवा भी सकता है, ट्रांसफर कर भी सकता है, पूरी अथॉरिटी इनके पास होती है। ठीक है, ताकि जो इलेक्शन है फ्री एंड फेयर रहे। ओके, तो इस तरीके से जो इंडिया की इलेक्शन पूरी डेमोक्रेटिक बनती है। एक आध पॉइंट और है क्या इसका? जी ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज यूजिंग इट्स एक्सटेंसिव पावर्स फ्रॉम लास्ट 15-20 years। ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो अपनी पावर्स तो उनके पास पहले ही थी, ठीक है, पर उसे प्रैक्टिकल में और एक्सेसिव रूप पर ये यूज करना शुरू किया तो पिछले 15-20 साल से ये चीज देखने को मिलती है। स्पेशली जैसे मैंने आपको इलेक्शन कमिश्नर, जो मेरे फेवरेट इलेक्शन कमिश्नर थे, इनका नाम बताया था मैंने, मिस्टर टी एन शेषन। जहां तक मैं फील करता हूं कि तब से शुरू हुआ, 92-91 की बात है, तो तब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत एक्टिवली और अपनी पावर्स को एक्टिवली यूज करना शुरू किया। तो जब आप खुद इमेजिन करिए, जब एक इलेक्शन कमीशन इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया है कि उस पर कोई भी किंतु परंतु नहीं कर सकता, रूलिंग पार्टी चाह के भी उसे उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसका रिमूव नहीं कर सकती उसकी सीट से। तो अब ये तय हो गया पूरी तरह से कि इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो इलेक्शन करवाई जानी है वो पूरी तरह डेमोक्रेटिक होगी। दूसरी चीज, जिस तरह से हमने पहले बात की थी कि रूलिंग पार्टी कई बार किसी ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को यूज करती है या उनसे अपने पार्टी के काम लेती है, तो इलेक्शन कमीशन की नजर में वो चीज होती है। इलेक्शन कमिश्नर या तो उन ऑफिसर्स को पर्टिकुलर एरिया से ट्रांसफर करके दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देते हैं, या दूसरी जगह जहां किसी की ट्रांसफर होनी होती है वो रुकवा देता है। ठीक है, एंड इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज वर्किंग टू गुड एंड टू एक्टिवली विद द विजन। ठीक है, ये रह गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेक्स द इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। दूसरा पार्ट हम करेंगे, दूसरा पॉइंट है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। अब ये बड़ी खास चीज है। इलेक्शंस ऑफ इंडिया,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो पूरी तरह जैसे बोलते हैं ठप्पा लगा देती है कि इंडिया की इलेक्शन सिस्टम पर लोगों को भरोसा है। दैट्स व्हाई इंडिया के जो लोग हैं वो इलेक्शन प्रोसेस में अपना पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ पॉइंट्स आपको बता दूं पहले मैं। तो लोगों की पार्टिसिपेशन इलेक्शन में कितनी है ये पता चलता है हमें वोट टर्नआउट से। वो टर्नआउट क्या होती है? वो टर्न होती है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी है इंडिया में, पर्टिकुलर इंडिया में लगा लो, कॉन्स्टिट्यूंसी लगा लो, और कितने परसेंट लोगों ने अपने वोट देने के हक को जो राइट है उसे यूज किया है। एक चीज खास बताता हूं स्टूडेंट्स कि इंडिया में एक नैतिक जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वोट किया जाए। दुनिया के काफी देश ऐसे हैं जिसमें वोट ना करने के लिए फाइन पड़ता है, पर इंडिया में ऐसा फाइन नहीं पड़ता। अगर कोई व्यक्ति वोट नहीं करना चाहता तो उस पर कोई पनिशमेंट नहीं मिलती, कोई भी फाइन नहीं किया जाता। हालांकि दुनिया के कुछ देशों में ऐसा है, पर ज्यादातर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, ठीक है, उनमें भी इस इंडिया की तरह ही है कि जो वोटर्स हैं उन्हें ज्यादा फोर्स नहीं किया जाता, उनके कोई फाइन नहीं रखा गया, पनिशमेंट नहीं रखी गई कि वोट उन्हें वोट करनी ही पड़ेगी। सो यही चीज शो करती है कि जो हमारे इंडिया के लोग हैं वो पोलिंग को या वोट करने को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या है कि जो हमारी वोट टर्नआउट फिगर है, ठीक है, ये वोट टर्नआउट फिगर is good enough in India। तो इंडिया में टोटल जो वोटे हैं, ठीक है, वह जो 18 या 18 साल से ऊपर है, उन लोगों वो लोग ज्यादातर इस अपने वोट करने के राइट को यूज करते हैं। ठीक है, बी पॉइंट इसका फ्रॉम last 50 years the vote turnout figure is decrease in India, sorry, in North America and Europe। ठीक है, पिछले 50 सालों में नॉर्थ अमेरिका या यूरोप के काफी कंट्रियों में वोट टर्न आउट फिगर डिक्रीज हुई है। अभी अब लोग वोट करने नहीं जाते, ठीक है, बट द वोट टर्न आउट फिगर in India is increased। ठीक है, पर इंडिया में वोट टर्नआउट जो फिगर है ये इंक्रीज हुई है। ठीक है, क्यों इंक्रीज हुई है? कि लोग अवेयर हो रहे हैं, दूसरा लोगों को वोटिंग जो वोटिंग का प्रोसेस है जब मैच है हमारा उस पर बिलीव है। ठीक है, और खास चीज इन इंडिया the poor people use their
voting right than rich people। ठीक है, इंडिया में जो पुअर लोग हैं, ठीक है, या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो अपने वोटिंग राइट को प्रॉपरली इंपॉर्टेंट उसकी जान के वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड the participation of poor people is decreased। decrease नहीं करते, is less या decrease। ओके, तो ये रहता है कि वहाँ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, वहाँ रिच और पढ़े लिखे लोग ज्यादा वोट करते हैं। हमारे यहाँ लोगों को लगता है कि जो उनकी अपने वोट करने का जो मत अधिकार यूज करते हैं, उन्हें लगता है कि हमारी वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो न्यू गवर्नमेंट हम बना रहे हैं वो अच्छी पॉलिसीज लेके आएंगी। तो इस तरह से लोगों का फेथ है, वो भी इंडियन इलेक्शन सिस्टम को एक डेमोक्रेटिक और आइडियल डेमोक्रेटिक सिस्टम बना देता है। मैं ये थोड़ा सा पोर्शन रब कर रहा हूं ताकि मेरे को और स्पेस मिल पाए। In 2004 इलेक्शंस, ठीक है, more than 1/3 participated in election campaign activities। ठीक है, तो 2004 के इलेक्शन में जो है इंडिया के 1/3 मतलब के 33% लोग इलेक्शन कैंपेन की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी फिगर होती है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, मोर देन half voters identify themselves as near to any political party। तो क्या हुआ कि आधे से ज्यादा इंडिया के वोटर्स ने आइडेंटिफाई किया अपने आप को दैट दे बिलोंग टू दिस और दैट पॉलिटिकल पार्टी, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनका लेन देन था। ठीक है,
1 out of every 7 voter is associated to any political party, any one political party. ठीक है, तो 7 में से हर एक बंदा, ठीक है, वो किसी ना किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। यहां से हमें क्लियरली क्या पता लग रहा है कि इलेक्शन प्रोसेस में इंडिया की जो पॉपुलेशन है, वोटर्स है, वो बहुत ही ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ये सारी फिगर्स हमें वही चीज बताती हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये रह गया। अब तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हम इंडिया की, थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, किस तरह से इंडिया का जो इलेक्शन प्रोसेस है एक ट्रूली डेमोक्रेटिक है। Acceptance of Election Commission of India by everyone। अब देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक्ट को हर एक पर्सन, ठीक है, वो मानता है। ठीक है, किस तरह से एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाय एवरीवन। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो भी डिसीजन लिया जाता है वो पूरी तरह एक्सेप्टेबल होता है बाय एवरी पॉलिटिकल पार्टी, एवरी पर्सन, वोटर है चाहे वो वर्कर है, पार्टी वर्कर है चाहे वो लीडर है, चाहे वो कैंडिडेट है, तो उसे इलेक्शन कमीशन की एक्सेप्टेंस जो है ये बहुत मायने रखती है। हर व्यक्ति, हर एक पार्टी के लिए ये एक रिस्पेक्टफुल जिसे बोलते हैं, रिस्पेक्टफुल इंस्टीट्यूशन है जो हमेशा ही डिसीजन सही लेता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, रूलिंग पार्टी, जैसे मैंने पावर्स में बताया था, जो रूलिंग पार्टी है इलेक्शन कमीशन पर कभी दबाव नहीं बना सकती कि उनके फेवर के डिसीजन, ठीक है, लिए जाए। लिख देता हूं, रूलिंग पार्टी can't pressurize, एक वर्ड और है मैं बताता हूं आपको, put pressure on Election Commission of India even if they lose elections in any state or नेशनल। ठीक है, रूलिंग पार्टी जो है वो बहुत, ये देखा गया है बहुत बार रूलिंग पार्टी ही हार जाती है। इसका मीनिंग क्या है कि वो रूलिंग पार्टी कभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रेशराइज नहीं कर पाई, सक्षम नहीं हुई, चाहे वो अपनी ही स्टेट में या नेशनल लेवल के इलेक्शन में वो हार जाए। ठीक है, तो क्यों नहीं बना पाई? बिकॉज द वर्किंग ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज टोटली ट्रांसपेरेंट एज वेल एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द इंडिपेंडेंट बॉडी। ठीक है जी। दूसरा, इन इंडिया about
मौके के एमपी और एमएलए होते हैं वो भी इलेक्शन में हार जाते हैं। यहां से क्या चीज निकल के सामने आ रही है कि इलेक्शन जो है इंडिया में ट्रूली डेमोक्रेटिक वे से हो रही है। जो मौका जो आज एमएलए हो सकता है अगले बार वो एमएलए की जो इलेक्शन लड़ी उसमें हार जाए। ये हाफ हो जाता है, हाफ एमएलए हाफ भी जाते हैं ठीक है, ये डेफिनेटली है बात, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है। इन वेज से हमें लगता है, अच्छा एक और चीज है, जो क्रिमिनल एक्टिविटी या क्रिमिनल कनेक्शन वाले कोई व्यक्ति इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसे पहले ही रोक देता है, उन्हें कैंडिडेचर नहीं मिलती। तो ये सारी चीजें 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, इस वे से हमें क्लियर हो रहा है कि इंडिया की जो इलेक्शन प्रोसेस सिस्टम है, इलेक्शन सिस्टम इंडिया का, दैट इज ट्रूली डेमोक्रेटिक, राइट। तो अब छोटा सा लास्ट पॉइंट रह गया, लास्ट टॉपिक रह गया, वो हम कर लेते हैं। चैलेंजेस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कुछ चैलेंजेस आपको बता देता हूं, ठीक है। पार्टी व्हेन अ पार्टी is dominated by one या two families। जब एक पार्टी पूरी की पूरी पार्टी पर कंट्रोल किसी पर्टिकुलर फैमिली का है, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है इलेक्शन कमीशन को भी या इलेक्शन सिस्टम को भी, कि लोगों के पास प्रॉपर चॉइस नहीं हो पाती कि जो इलेक्शंस है ये सही है ये गलत है। चैलेंज आते हैं और इसको रिमूव करने के लिए भी रेगुलर एफर्ट्स जारी हैं, ठीक है। दूसरा, यूज ऑफ अनफेयर means by parties or candidates। कई बार बड़ी पार्टियां होती हैं वो काफी सारे अनफेयर मीन्स को यूज करती हैं, ठीक है, उसे भी रोकना बनता है। नेक्स्ट चैलेंज, then little choice for voters, ठीक है। जब वोटर्स के पास इलेक्ट करने के लिए चॉइस कम हो, कई बार ऐसा होता है कैंडिडेट अच्छा होता है पार्टी की नीति अच्छी नहीं होती, या ऐसा होता है कि कैंडिडेट अच्छा नहीं होता पार्टी की नीति अच्छी होती हैं। तो इस ऐसी सिचुएशन में वोटर्स को सही चॉइस नहीं मिल पाती, इसीलिए ये चैलेंज नॉर्मली इलेक्शन में फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। या पॉलिसीज ऑफ many parties
कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, कि किसको वोट करी जाए, क्योंकि अगर पॉलिसी सेम होती है तो उसे चॉइस तब ही नहीं मिल पाती, ठीक है। लास्ट में हम बोल सकते हैं तो कई बार कुछ कैंडिडेट्स जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के होते हैं वो अपने आप को एनेबल कर लेते हैं कि वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा स्पॉन्सर हो जाएं, ठीक है, पार्टी की तरफ से नॉमिनेट हो जाएं और ये चीज जो है पार्टी टिकट सिक्योर करने में वो कामयाब रहते हैं। सो दीज आर द चैलेंजेस जो करंटली जो हमारा इलेक्शन सिस्टम फेस कर रहा है। एंड इसे सच मानिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज वर्किंग फॉर दिस, और हर एक चीज का जो भी चैलेंज आएगा, अगर चैलेंज आएगा फिर ही इसका रिमूव होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही है। चैप्टर ये वाले चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन का पर ये वाला चैप्टर एंड होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर को शुरू करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।